बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव, बेहट से उमर अली। देखिए, अब नामों पर से राज का पर्दा हटता हुआ। रामपुर से आजम खान, स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम, ये दो बड़े नाम। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव, जिसके कयास लगाए जा रहे थे, ये स्पष्ट है। बेहट से उमर अली का नाम, और समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी कर दी है प्रत्याशियों की, जिसमें दो अहम नाम अब्दुल्ला आजम और आजम खान का भी आता है। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने इनके नाम को भी स्पष्ट कर दिया है। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, बेहट से उमर अली का नाम सामने आया है इस लिस्ट में। इसके अलावा जिन्हें टिकट मिला है, रामपुर से आजम खान, स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम। तो ये नई लिस्ट समाजवादी पार्टी की ओर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव, तो बेहट से उमर अली का नाम सामने आया है। इसके अलावा रामपुर से आजम खान का, तो स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम का नाम सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मैनपुरी के करहल सीट को लेकर अखिलेश यादव के नाम को लेकर अब तक जो लंबी चर्चा चली आई है, स्पष्ट है इस सूची में नाम मौजूद है। कैराना से नाहिद हसन, माठ से संजय लाठर होंगे प्रत्याशी। देखिए, ये भी बड़ी अपडेट है। इस सूची में वो तमाम नाम शामिल हैं जिन सीटों पर निगाहें टिकी थी। समाजवादी पार्टी ने उनका नाम स्पष्ट कर दिया है। करहल सीट से मैनपुरी के अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, इस सूची में ये क्लियर है। बेहट से कौन लड़ेगा? रामपुर से आजम खान, तो स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम का नाम सामने आ गया है। तो देखिए, एक नई सूची, क्योंकि देखिए जब तक नाम स्पष्ट नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ी रहती है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से जो सूची आई है, उसमें भी कई नामों पर जो बादल थे, संशय थे, वो छटे हैं। और अब जो बड़ी सीटों पर निगाहें थी, वहां पे भी नाम स्पष्ट है। चाहे करहल की बात कर लें, मैनपुरी की, जहां से अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। इसके अलावा अगर आजम खान की बात करें, तो रामपुर की वो पुरानी सीट भी उनके खाते में गई है। स्वार उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, और माठ से संजय लाठर और नाहिद हसन पर भी बहुत बड़े स्तर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन यहां भी बादल छट चुके हैं। कुल मिलाके ये सीट, ये सूची हमारे सामने है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इस सूची में जो बड़े नाम है, वो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि करहल सीट से अखिलेश यादव का इस सूची में नाम है। उमर अली बेहट से लड़ रहे हैं, धर्म सिंह सैनी नकुड़ से लड़ रहे हैं, और संजय गर्ग सहारनपुर नगर, आशु मलिक सहारनपुर देहात, और कार्तिकेय का भी नाम सामने आया है देवबंद से। और नाहिद हसन के नाम पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस बाबत उनका नाम भी स्पष्ट तौर पे सामने आ चुका है कैराना से। चलिए, इस सूची पर और क्या क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है, हमारे सहयोगी अनुभव से डिटेल लेते हैं। तो अनुभव, किन किन नामों पर से अगर देखा जाए निगाहें टिकी थी, अब जो संशय के बादल थे वो छटे हैं और चीजें क्लियर हुई हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें पहले, दूसरे, तीसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम हैं, और ज़्यादातर लोगों को समाजवादी पार्टी ने सिंबल पहले ही अलॉट कर दिया है। देखिए, एक लिस्ट ही जारी हुई थी, आपको याद होगा, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की हुई थी, 30 और 10 कुल 40 उम्मीदवारों की वो लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद लिस्ट नहीं जारी हो रही थी, सिंबल अलॉट हो जा रहे थे। हालांकि खुद हमने प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में पूछा था कि आखिर कब लिस्ट जारी होगी, तो उन्होंने कहा था कि हम एक कंपाइल लिस्ट जारी करेंगे, और आज समाजवादी पार्टी ने उसे अपने सोशल मीडिया पर उस कंपाइल लिस्ट को जारी कर दिया है। कुल 159 नाम हमें इस लिस्ट में दिख रहे हैं। देखिए, शुरुआत तो अखिलेश यादव के नाम से ही है, क्योंकि मैनपुरी की करहल सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहला नाम हमें अखिलेश यादव का दिख रहा है। कुछ चीज़ें देखिए, जैसे धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से कहा, क्योंकि वो अभी हाल ही में छोड़ के आए हैं, बीजेपी मंत्री थे, तो उनको उसी सीट पर दे दिया, ये पहले से सबको पता था। ज़्यादातर नाम वही हैं जो हमने एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाए कि देखिए, इनको यहाँ से टिकट दिया, इनको यहाँ से टिकट दिया। जैसे पंकज मलिक का आप नाम देखिए, वो आपको दिखाई देगा चरथावल से। वो पहले से ही घोषित है कि पंकज मलिक
तारीख वहां से लड़ लें। हाँ, इसमें कुछ नाम जरूर है। अब जैसे एक नाम आप देखिए रायबरेली से, ऊंचाहार से, वहां कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, उनका जो बेटा है अशोक उत्कृष्ट मौर्य, वो 2017 में बीजेपी से लड़ा था और उसने मनोज पांडे को तब टक्कर दी थी। तो हो सकता है कि मनोज पांडे की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट दिया जाए। पर आज जब लिस्ट आई है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मनोज पांडे को ही टिकट दिया है ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा अगर हम कुछ और नाम आपको दिखाएं तो जसवंत नगर, देखिए शिवपाल यादव उस दिन सिंबल लेकर गए थे और आज लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है। पर यह जरूर है कि बीजेपी लगातार जिस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही थी कि इन्होंने एक लिस्ट जारी की, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, अपराधियों के नाम है, गुंडों को टिकट दे रहे हैं, इसलिए ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, तो आज उसका एक तरीके से जवाब दे दिया है अपने सोशल मीडिया पर और 159 नामों को घोषित कर दिया है अखिलेश यादव ने। और ये पहले, दूसरे, तीसरे चरण के हमें लोग दिख रहे हैं इसमें। हालांकि हमें इंतजार था कि लखनऊ से किसको लड़ाएंगे, लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं, पर हमें अभी लखनऊ के नाम नहीं दिख रहे हैं इस लिस्ट में। आपको याद होगा जब बीजेपी की लिस्ट आई तब भी लखनऊ का नाम गायब था, तीसरे चौथे चरण के जो उम्मीदवार थे उनकी जब घोषणा की, और कुछ ऐसा ही हमें समाजवादी पार्टी की भी इस लिस्ट में दिख रहा है कि 159 नाम अगर घोषित हुए हैं और उसमें आप देखिए जहां चौथे चरण के भी चुनाव होने, उनके भी कुछ कैंडिडेट के नाम है, पर लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम नहीं। तो शायद लखनऊ सबके लिए बहुत कठिन है कि किसको कहां से लड़ाया जाए, इसीलिए लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और नाम अगर बताएं, जिस तरीके से आप देखिए जो हमें लिस्ट में दिखाई दे रहा है, अब विशंबर प्रसाद निषाद, इनको भी टिकट दिया है पार्टी ने अयाज शाह से, तो तमाम सारे लोग हैं। इसी तरीके से आप देखिए अमिताभ वाजपेयी, अभी 2 दिन पहले वो मिलकर गए हैं, सिंबल लेकर गए। हाजी इरफान सोलंकी, वो भी सिंबल लेके गए, उनका भी नाम है। तमाम सारे लोगों को दिया है और कुछ नाम हमें ऐसे भी दिख रहे हैं जो बीजेपी छोड़ के आए हैं तो उनको भी टिकट दिया है, यानी एडजस्टमेंट भी दिख रहा है। और जो विधायक हैं उनको रिटेन भी किया है अखिलेश यादव ने। जाति समीकरण तो सादा ही है, वो तो सभी पार्टियां करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भले ही कितना कहते रहिए कि हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो सारी चीजें घूम फिर के जाति के आसपास ही चली जाती है, जाति समीकरणों के आधार पर ही होता है। और इसीलिए हमें इस पूरी लिस्ट में वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कैसे जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और देखिए अनुभव, जब से अब्दुल्ला आजम बाहर आए हैं, एक और चीज भी सामने थी कि क्या अब्दुल्ला आजम को लेके भी रणनीति स्पष्ट करेगी सपा। तो इस पर हम चलते हैं, हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो उबैदुर, ये भी कहा जा रहा था कि अब जेल से छूटते ही सबसे पहले सपा कार्यालय जाती है, मुलाकात करते हैं, वो बड़ी तस्वीर आती है। हमने भी बात की थी अब्दुल्ला आजम से। अब इस बड़ी खबर के बाद किस तरह का माहौल, किस तरीके की रणनीति? देखिए स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला आजम जो आए हैं जब से जेल से 15 तारीख से, उसके बाद जितनी बार हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा, अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं, इसलिए अब्दुल्ला आजम जो हैं पत्ते नहीं खोल रहे थे। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हमें पता था कि अब्दुल्ला आजम जो है रामपुर की स्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे और आजम खान जो शहर सीट है जिससे वो लड़ते चले आए हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, उसी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी की है उसमें दोनों के नाम इन सीटों से घोषित कर दिए हैं, तो अब कोई शंका नहीं बची है। यानी कि आजम खान जो सीतापुर जेल में पिछले 2 साल से लगभग बंद हैं और अब्दुल्ला आजम जो अभी जेल से रिहा होकर आए हैं, वो दोनों जो है चुनाव लड़ेंगे अपनी अपनी विधानसभा सीटों से, जिससे 2017 में लड़ा था उन्होंने चुनाव, उसी से लड़ेंगे। और दिलचस्प बात ये होने वाली है कि इस बार आजम खान के मुकाबले पर कांग्रेस पार्टी ने नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ को शहर सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो यानी कि नवाब, बड़े नवाब और आजम खान दोनों का मुकाबला शहर सीट पर होने वाला है। और आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनके मुकाबले पर स्वार सीट से एनडीए गठबंधन ने अपना दल एस से जो है वो हमजा हैदर अली उर्फ हमजा मियाँ को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो ये दोनों सीटें बहुत हॉट हो गई हैं रामपुर की। इन पर दोनों तरफ से एक बेटा खड़ा है, दूसरी तरफ से दूसरा बेटा प्रत्याशी है और एक तरफ कि इतना लंबा वक्त जेल में बिताना और 23 महीने से जिस तरीके से अब्दुल्ला भी बाहर रहे हैं, यहाँ की जनता के ऊपर, खासकर इनके वोट बैंक पर किस तरीके का असर पड़ा होगा और अब आगे कैसी रणनीति रहने वाली रहेगी दोनों सीटों को देखा जाए तो? देखिए जहाँ तक का हमारा अनुभव है वो ये है कि आजम खान और उनकी पत्नी और बेटा तीनों लोग
लगभग 10 महीने तो तंजीन फातिमा जो उनकी पत्नी है आजम खान की, वो रही जेल में, और लगभग 23 महीने में अब्दुल्ला आजम छूट के आए हैं और आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में है। तो जो एक सिंपैथी होती है वोटरों की, वो बहुत ज़्यादा उनके समर्थकों के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से जोश मान लीजिए कि वो आजम खान के परिवार के जो समर्थक हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा ये चाहेंगे कि आजम खान हो या उनके बेटे हों वो बड़ी जीत हासिल करें, क्योंकि दोनों ही पिछली बार भी जो सीटें थी दोनों पर जीते थे, बड़ी जीत हासिल की थी। और अब्दुल्ला आजम ने नवाब काजिम अली खान को स्वार सीट से हराया था। उस सीट पर अब नवाब काजिम अली खान ने अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और उनके साथ प्लस पॉइंट ये आ गया है कि वो एनडीए के प्रत्याशी हो गए हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ने उनको घोषित किया था और अब बाद में उन्होंने कल जो है ऐलान हो चुका है उनका जमीन अपना पर दल से। लोगों के सुख दुख में जुड़े रहना प्रत्याशियों के लिए जी। ये देखा जाता है हार जीत के दोनों के बाद कि वो जनता के बीच में कितना रहे हैं, वहां के मुद्दों से कितने जुड़े रहे हैं। इतनी बड़ी दूरी रखने के बाद क्या वो सिंपैथी वोट के अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है? उबैदुर, गलत हूं तो बताइए। जाहिर सी बात है, जो आदमी जेल में रहे और राजनीतिक जीवन जी रहा हो और जेल में हो और ये कहा जा रहा हो कि सरकार या विपक्ष ने उनको जेल में फंसाया, उनको झूठे, तो अभी जो हम देख रहे हैं अब्दुल्ला आजम लगातार जिस दिन से जेल से आए हैं, तो जो कोरोना में मौत हुई है इलाके के लोगों को, उनके घरों जाना, उनके साथ मिलना, उनसे अपना दुख दर्द बांटना, तो जो एक इमोशनल चुनाव है वो रहने वाला है रामपुर में। और इस बार जो रामपुर की जो स्वार सीट है या रामपुर शहर सीट हो, तो अब्दुल्ला आजम और हालांकि आजम खान मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के सांसद हैं रामपुर से, और लोकसभा अगर वो शहर से जीतते हैं, अगर प्रदेश में अखिलेश सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है सबको पता है आजम खान का क्या दबदबा होता है, सुपर सीएम कहलाते हैं। तो उनका रणनीति ये हो सकती है कि आजम खान एक बार विधायक बन के मंत्री बन जाएं, और फिर जो उनकी तंजीन फातिमा है जो पत्नी अभी बाई इलेक्शन हुआ था विधायक हैं शहर सीट से, उनको हो सकता है कि आजम खान फिर बाई इलेक्शन में लोकसभा में चुनाव लड़ाएं और उसके बाद उनका इरादा हो कि वो लोकसभा चली जाएंगी। तो इस तरह से दूसरा जो आजम खान के दोस्त हैं नसीर खान, तो 3 टिकट तो आजम खान के बिल्कुल परिवार के हैं। 5 विधानसभाएं हैं रामपुर में, 5 में से 3 आजम खान के बिल्कुल परिवार के आदमी समझ लीजिए। एक पर आजम खान चुनाव लड़ेंगे, एक पर उनके बेटे लड़ेंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो निशाना बना सकता है कि जिस तरह से आजम खान पर मुकदमे हैं या उनके बेटे पर मुकदमे हैं, उसको मुद्दा बना सकता है। इसीलिए अब्दुल्ला आजम जो है लगातार इस बात का खुलासा ऐलान नहीं कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये सबको पता था कि वो चुनाव लड़ेंगे, और आज समाजवादी पार्टी ने ये घोषित कर दी है लिस्ट। तो ऐसे में अब जो जो मैदान है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है कि अगर चाहे स्वार सीट हो या रामनगर शहर सीट हो, प्रत्याशी जाति समीकरण या धर्म वाला समीकरण तो नहीं फिट बैठ सकता, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी वही है, वो तो तय है। लेकिन यहाँ अगर मुकदमों को एंटी ले जाया जाए कि ये कहा जाए आरोपित हैं, और दूसरे विकास की भी बात की जाए कि हमने ये काम किया आपके लिए, तो 19-20 कौन दिखाई देता है? देखिए, रामपुर में अगर कहें तो आजम खान का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके मुकाबले पर कोई नेता टिकता नहीं है। क्योंकि जो आजम खान जब सपा की सरकार होती है तो वो अपने रामपुर के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे सैफई में काम होते हैं विकास के, कन्नौज में हुए, तो सपा सरकार में आजम खान ने रामपुर में बहुत विकास कार्य कराए हैं। इसलिए जाहिर सी बात है आजम खान का जो वोट बैंक है वो 9 बार के विधायक हैं इस सीट पर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने जो है नवेद मियां को, तो तीन बड़े चेहरे इस सीट पर रहेंगे शहर सीट पर रामपुर की। लेकिन जो स्वार सीट है रामपुर की, उस पर 2 बड़े चेहरे आप फाइट में मान सकते हैं। एक में समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम खान होंगे और दूसरी तरफ नवाब खानदान के चश्मो चिराग जो हैं वो नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां हैं, और उनको सपोर्ट मिल गई है इस बार भाजपा की, एनडीए के वो प्रत्याशी घोषित हो गए। तो जो स्वार सीट पर है उस पर मुकाबला बहुत कड़ा होने की संभावना है, और जो शहर सीट है उस पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, और उस पर भी इम्पैक्ट सिंपैथी वोट का ज्यादा दिखाई दे सकता है। ये तो जनमानस की बात हम कर रहे हैं। ओवरऑल सपा की इस लिस्ट पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ और ध्यान से देखने पर अनुभव इस पूरे लिस्ट को देखा जाए, क्योंकि देखिए लिस्ट को लेकर अच्छी खासी राजनीति पहले भी हो गई थी कि लिस्ट को छुपा के रखना चाहती है सपा, एक एक करके सिंबल दे रही है। देखिए, बिल्कुल ये तो है कि एक जब लिस्ट आई थी आरएलडी और समाजवादी पार्टी की, उसके बाद फिर सिंबल बुला बुला के दिया जा रहा था, और शायद बीजेपी को एक मौका मिल गया था। आप बीजेपी के किसी भी लीडर से बात करिए तो वो यही कहता था कि ये लिस्ट नहीं जारी कर रहे, ये गुंडे माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, इसीलिए लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, ये केवल सिंबल अलॉट कर रहे हैं। पर अब लिस्ट जारी हो गई है, 159 लोगों की लिस्ट जारी है, और इसमें हमने देखा है, जो बात आपने पूछी कि क्या कुछ खास है, तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। अब देखिए, विशंबर
नौशाद निषाद, मैंने पहले भी नाम लिया, अयाज शाह से इनको टिकट दिया है। अभी वर्तमान में ये राज्यसभा सदस्य हैं। 4 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले ही इनको विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़वा रही है। इसी तरह संजय लाटर एमएलसी हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उनको भी समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए छोड़कर, उनको भी टिकट दिया, उन पर भी भरोसा जताया। जैसे भगवती सागर का नाम हमें इस लिस्ट में दिख रहा है। धर्म सिंह सैनी की बात हमने की ही कि नकुड़ से उनको टिकट दिया है। इसके अलावा जो कुछ पूर्व एमएलसी हैं पार्टी के, जो अगर हम कहें कि नेताजी के करीबी रहे हैं, जैसे आशु मलिक सहारनपुर देहात से टिकट दिया है। तो अखिलेश यादव ने जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए, जिन्होंने भरोसा जताया, उनको तो टिकट दिया ही है। साथ ही साथ अच्छा अनुभव, इस थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दिलचस्प सीट ऊंचाहार भी है। ऊंचाहार में अगर मनोज पांडे का नाम सामने आया, जबकि जब स्वामी की एंट्री होती है सपा में, तो लोगों को जरूर लगा होगा कि ऊंचाहार सीट पे, क्योंकि वो भले ही हार माने नहीं हो, दोबारा टिकट के लिए ठान तो रहे थे। उस क्षेत्र में भी अच्छी खासी उनकी चहलकदमी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए तभी से ये कहा जा रहा था कि शायद उनके बेटे को टिकट मिल जाएगा ऊंचाहार से। और आपको याद होगा किस तरीके से मनोज पांडे की एक बाइट भी आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो वहीं पे जीता हूँ, मुझ पर पार्टी ने भरोसा जताया है और मैं वहीं से लड़ूंगा। खैर अगर आज की बात करें तो आज लिस्ट में नाम आ गया, और आज हालांकि मनोज पांडे की माताजी का निधन भी आज ही हुआ है लखनऊ में, लेकिन लिस्ट में उनका नाम अब आया है। तो पार्टी ने कहीं न कहीं भरोसा जताया है। और देखिए 2012 में जीते, 2017 में जीते, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे रहे हैं। और शायद जो उनका उस क्षेत्र में दबाव, हम कहें प्रभाव है, या फिर जो दबदबा है मनोज पांडे का, वो भी एक वजह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा कि उन्हें ही टिकट दिया जाए। और इसीलिए तो उनको फिर तीसरी बार कंटिन्यू किया है। आप ये देखिए, तो मनोज पांडे का भी नाम हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो कुछ आप इरफान सोलंकी को देखिए, इरफान सोलंकी का नाम है। तो पार्टी की ओर से जो लोग लगातार जीतते चले आ रहे हैं, उन पर तो भरोसा जताया ही जताया। हमें ऐसा कोई नाम फिलहाल नहीं दिख रहा है जिसमें कि हम कह रहे उस जगह पर तो ये विधायक थे, उनका टिकट अच्छा इनको अनुभव, जो दागी नाम का जिक्र कर रही थी भाजपा की, जिसकी वजह से लिस्ट को छुपाने की नौबत आ पड़ी थी, क्या ऐसे नामों को भी ढूंढने पे मौका मिलेगा सत्ता पक्ष को? हाँ बिल्कुल। अब तो सत्ता पक्ष तो लगता है कि इस लिस्ट को बिल्कुल देख ही रहा होगा, और मुझे लगता है कि शायद लेंस के जरिए देखने की कोशिश हो रही होगी कि कहां पर कौन ऐसा व्यक्ति मिले। हालांकि वो नाम तो पहले से ही घोषित है, जिन्हें लेकर लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर रही है। वो सारे नाम हमें इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे जिसकी बात कर लीजिए, जिसको भी लेकर चाहे समाजवादी पार्टी पर बीजेपी तमाम सारी बातें कह रही हो, तो वो नाम भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो पहली टिकट घोषित किए जा चुके हैं। और लगातार हाँ ये जरूर है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वो सारी चीजें हमें दिखती हुई नजर आ रही हैं इस लिस्ट में। अब कुछ पूर्व विधायक थे जो 2017 में नहीं जीत पाए, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया। जैसे एक बहेरी टिकट अताउर रहमान, इनको टिकट दिया है। ये एक बार जीते थे, फिर सब हार गए थे, लेकिन इस बार फिर इनको टिकट दिया है। इसी तरीके से आप बरेली कैंट देखिए, यानी अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुप्रिया आयरन ने ज्वाइन किया था और उनको टिकट दिया हुआ है। हेमराज वर्मा, उनको भी टिकट दिया हुआ है। तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। और जो लोग पहले, यानी कभी जो मायावती के साथ है, जैसे आर एस कुशवाहा का नाम हमें दिख रहा है निघासन से। आर एस कुशवाहा एक वक्त आप सोचिए कि किस तरीके से बीएसपी में क्या कद था उनका, तो उनको भी टिकट दिया हुआ है। जद्दू प्रसाद बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको भी टिकट दिया हुआ है। कोशिश यही है कि जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखता है, भले ही दूसरे दल से आया हो, उसको अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। अब सबसे बड़ी यहाँ पर क्या हम कहें कि एक दिक्कत आ सकती है, भाई देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी किसी सीट पर 5 साल मेहनत की है, और वहां पर क्या हो रहा है कि दूसरे दलों से आए लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है, अब कैसे वो व्यक्ति, कैसे पार्टी उन लोगों को मनाएगी, ये देखिए हमेशा हर पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल होता है। क्यों ऐसा, एक आदमी को टिकट देंगे तो 10 लोग नाराज होंगे। अब 10 लोगों को कैसे वो मनाता है, कैसे पार्टी मनाती है, हमने खुद इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब लिस्ट आएगी तो हमारे यहाँ गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप अभी 2-3 दिनों में किस तरह की खबरें आई
कि समाजवादी पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आज भी एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा। सुभाष राय देखिए वो कहाँ चले गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी तरीके से एक और वेस्टर्न यूपी के विधायक बताए जा रहे हैं, उनको भी टिकट मना हो गया तो वो भी दूसरी जगह अच्छा, चले गए। पश्चिमी यूपी की रणनीति अखिलेश की अलग दिखाई दे रही है। क्या जाट और मुस्लिम समीकरण का संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, लिस्ट को अगर हम देखें तो हमें तो वही दिखता है। कोशिश यही की गई है कि एक संतुलन बना रहे जिससे कि नुकसान ना होने पाए। और इसीलिए आप देखिए कि क्योंकि देखिए अनुभव, MY समीकरण का ठप्पा लगा हुआ लोगों के जहन में लगता है, लेकिन ऐसी जगह पे जहां जाट को भी संतुलित करना है, वहां पे किस तरीके से इस पतली सी लाइन को लेके चल पा रहे हैं? देखिए खास तौर पे कोशिश ये की है समाजवादी पार्टी ने कि उस पूरे इलाके में ज्यादा टिकट किसको दिए? RLD को दिए। यानी जहाँ पर RLD को, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को ये लगा कि उसके लिए ये समीकरण फायदेमंद नहीं होगा, वो सीटें। और खासतौर से जो जयंत चौधरी ने अपनी ओर से मांगी होंगी, और उसके अलावा जो सर्वे समाजवादी पार्टी ने कराया, जो अखिलेश यादव ने सर्वे कराया, जो बात हम बार बार कहते हैं कि एजेंसी के जरिए सर्वे कराया है, तो वहां से भी तो इनको फीडबैक मिला ही होगा कि अरे इस सीट पर हमारे लिए उसका फायदेमंद उम्मीदवार उतारना नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए इस गठबंधन में अगर सबसे ज्यादा किसी को सीटें मिली हैं, 12 पार्टियों का जो ये गठबंधन है, उसमें RLD को अभी तक सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा उसके उम्मीदवार घोषित हुए। हालांकि पहला दूसरा चरण उधर ही होना है, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये कोशिश तो की गई है, पार्टी की तरफ से ये कोशिश की गई है कि कहीं पर। देखिए हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, उनसे भी जरा अनुभव जान लेते हैं, क्योंकि अब जब लिस्ट की बात हो रही थी। आलोक जी स्वागत है ABP गंगा पर। लिस्ट सामने आ गई है, जिसका आप लोग भी बहुत वक्त से कह रहे थे कि लिस्ट तो नहीं ले आएगी सपा इतनी जल्दी। नहीं, हम ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो किस्तों में, छोटे छोटे किस्तों में जो सीटें जारी कर रही थी और टिकट बांट रही थी, क्योंकि उनको शुरुआत में जो लिस्ट RLD की और उनकी घोषित हुई थी, उसमें उन्होंने तमाम अपराधियों को टिकट दे दिए थे। तो हम यही कह रहे थे कि हमारी लड़ाई तो अपराधियों और दंगाइयों से है, जिनको समाजवादी पार्टी ने बहुत पाला पोसा है, और दोबारा से फिर वो उन्हीं पर भरोसा कर रही है। और आप देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर नाहिद हसन का सिर्फ नाम है, जिस व्यक्ति के नाम पर, जिसकी वजह से कैराना में पलायन हुआ था, और जो कैराना में पलायन के लिए जिम्मेदार था, जिसने हिंदुओं मुसलमानों को अलग से लड़ाने का प्रयास किया, वो इनका रोल मॉडल हो गया है। अभी तक तो जो है अखिलेश यादव जी की जो सूची रही है, चाहे उनको हाजी यूनुस को देने की बात रही हो मेरठ से, चाहे रफीक अंसारी को देने की बात रही हो, चाहे मदन भैया का नाम आया हो, अमरपाल शर्मा का नाम आया हो, ये सभी अपराधी और अपराधों के में लिप्त लोग रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी पे जो हम आरोप लगाते थे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देती है और दंगाइयों को तुष्टीकरण करती है, तो ये उसी तरह की सूची उनकी जो आई है। और हमारा अच्छा, आलोक जी, ये जो पश्चिमी यूपी में RLD का सिंबल जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए, मेरा साफ साफ ये कहना है, हमारी पार्टी का भी यही कहना है कि हम चाहते हैं कि राजनीति में साफ छवि के लोग आए। और भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची जारी हुई थी, आपने उसमें देखा है कि हमने जो है प्रोफेसर्स को दिया है, डॉक्टर्स को दिया है, इंजीनियर्स को दिया है, और हमने तमाम ऐसे सामाजिक क्षेत्रों के ऐसे लोगों को दिया है जिनका सम्मान है क्षेत्र के अंदर। तो जो फर्क साफ है कि जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, बीच में जो एक बड़ा अंतर है वो यही है कि एक ये बिना अपराधियों के और दंगाइयों के तुष्टीकरण के चल नहीं सकते हैं। जब लिस्ट आती है तो कई वर्ग हैं जो कहते हैं कि हमारी भागीदारी नहीं रिफ्लेक्ट करती है। राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सूची में देंगे तो हमने हर वर्ग को स्थान दिया है। हमारे में 10 महिलाएं, शुरुआत की जो लिस्ट थी उसमें 10 महिलाएं भी थी, और 8% ऐसे कैंडिडेट है जो गरीब, जो मतलब पिछड़े समाज से, गरीब समाज से आते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि इनके पास जो धन पर, जो जिनको कहते हैं कि बहुत धनवान लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है। कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं अवस्थी जी? जी दोहराइए मेरी बात फिर से। कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं? ये तो पार्टी जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, हम उनको टिकट देते हैं। जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकते हैं हम उनको जरूर देंगे। अगर वो खाली हम इसलिए टिकट दें कि हमको खाली नंबर पूरे करने हैं, तो यहाँ पर आपको मालूम है विधानसभा में जो है सर गिने जाते हैं कि कितने मेंबर्स आपके विधान MLA है चुन के गए हैं। तो हम वहाँ पर गौर करेंगे कि हमारे समीकरण के हिसाब से, पार्टी की रणनीति के हिसाब से जो कैंडिडेट जीत सकता है, हम वहाँ पर उन्हीं को वोट टिकट देंगे।
ठीक है आलोक अवस्थी जी, आपका शुक्रिया। एबीपी गंगा पर आकर आपने सपा की इस लिस्ट के बारे में अपने विचार रखे, जहां पर साफ तौर पे कहना है कि दागियों को जगह दी गई है, और हम अपनी लिस्ट से ही ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देना चाहते हैं। तो देखिए, अब सपा की ये जो लिस्ट है, जिसके ऊपर बड़ी लंबी चर्चा थी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में लोगों के नाम और सिंबल सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये क्यूमुलेटिव वे में एक साथ एक पन्ने पर सोशल मीडिया के जरिए सपा की ओर से प्रेषित कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है, और इस लिस्ट को लेकर अब लंबी चर्चा भी होगी, खूब सियासत भी होगी। पहला रिएक्शन हमने आपके सामने रख दिया एबीपी गंगा पर, जहां समझा जा सकता है कि इस लिस्ट में जो एक एक करके लोगों के नाम दिए गए थे, उन्हें सबसे पहले तो असेंबल करके एक जगह रखा गया है। अब इस लिस्ट का विश्लेषण खूब होगा। जिन नामों पर चर्चा चल रही थी वो था अब्दुल्ला आजम खां, क्योंकि अब्दुल्ला बात करने पर भी साफ साफ नहीं कह रहे थे, ना कह रहे थे कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही कह रहे थे कि जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। लेकिन अब इस लिस्ट से ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनावी मैदान में चाहे आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से और आजम खान शहर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो एक एक करके जिन नामों का जिक्र चलता था, अब वो नाम सब एक सूची के तौर पर सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन इस वक्त सामने है, जहां समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी कर दी है। और अभी भी लखनऊ की अगर सीटों की बात करें तो वहां पर दोनों ही पार्टियों की ओर से नाम खाली हैं, अभी जारी नहीं है लिस्ट। लेकिन अभी जिस पे चर्चा हो सकती है वो है कैराना से नाहिद हसन, माठ से संजय लाठर होंगे प्रत्याशी। तो प्रत्याशियों के नाम अब स्पष्ट हैं, इन पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा था, कितने दागी नाम होंगे कि उन नामों की सूची भी सपा नहीं सामने ला सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है कि ये जो सूची है कम से कम वो सामने है। अब इसमें कितने दागी नाम है, कितने साफ सुथरे छवि के हैं, इस पर चर्चा का एक लंबा दौर चल सकता है। तो चलिए, इस सूची को लेकर, इस लिस्ट को लेकर चर्चा चलती रहेगी। हमारे साथ मेरे साथ मेरी सहयोगी प्राची भी जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, जिस तरीके से आपने बताया लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट पर सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से भी जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ चुके हैं। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी एबीपी गंगा पर। ये जो लिस्ट आई है 159 प्रत्याशियों की, क्या कहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? कुल मिलाकर सपा की अपनी जो विचारधारा है और किसी भी स्थिति में हम जीत लें चुनाव, ये मंशा है, ये लिस्ट उसके अनुरूप है। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सपा की सरकार अगर आई तो क्या करेगी, ये लिस्ट उसका प्रत्यक्षदर्शी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने माननीय अखिलेश जी देख रहे हैं, उन्हें देख रहे थे, मैं रोक नहीं सकता। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, चाहे ये कितने भी गलत लोगों का, कानून विरोधी लोगों का साथ ले ले, सरकार आम जनता चुनती है और आम जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। कैराना से नाहिद हसन को टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी ने, सिटिंग विधायक हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी? नाहिद हसन को टिकट दें, मैंने कहा ना, टिकट तो उनका अधिकार है, लेकिन जनता का जो अधिकार है वो जनता प्रयोग करेगी और सपा की लिस्ट और सपा के प्रत्याशियों को अस्वीकार करेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन सपा तो ये कह रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरीके की बात करते हैं। हमने वो कैंडिडेट्स चुने हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं। उनके पास मुद्दे क्या हैं ये जरा बता दें। मुद्दे जो है वो है विकास। विकास से क्या वास्ता नाहिद हसन का? मुद्दा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से क्या वास्ता है नाहिद हसन का? ये सपा ये कहने से पहले ये सोच ले कि जो कह रही है उसको साबित कर सकेगी क्या। इसलिए वो टिकट जैसे चाहते हैं जनता उनके प्रत्याशियों को अस्वीकार करेगी और भाजपा पार्टी सरकार बनाएगी।
शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए जो लिस्ट सामने आई है सपा प्रत्याशियों की, अब उस पर घमासान मच गया है क्योंकि उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि दंगाइयों को प्रत्याशी बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 159 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। बड़ी बात यह है कि स्वार टांडा सीट से, जो कि रामपुर जिले की सीट है, उससे अब्दुल्ला आजम को चुनावी मैदान में उतारा गया है और रामपुर सदर सीट से आजम खान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि कैराना से नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नाहिद हसन जो कि सिटिंग विधायक हैं, आरोप उन पर है कैराना में हुए पलायन को लेकर, जिस वजह से फिलहाल वो जेल में है। लेकिन उसके बावजूद नाहिद हसन का चुनावी मैदान में होना कहीं ना कहीं अब जो विरोधी है उनको खटक रहा है और इसी को अब मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी के बहाने अब समाजवादी पार्टी पर जो प्रहार है वो किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ा नाम है अखिलेश यादव का। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से आजम खान अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। बेहट की अगर बात करें तो यहां से उमर अली को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश इस लिस्ट में की गई है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुभव, देखिए लिस्ट तो जारी हो गई है लेकिन इस लिस्ट पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है और विरोधियों को एक मुद्दा मिल रहा है समाजवादी पार्टी को घेरने का। देखिए बिल्कुल, अभी तो एक बीजेपी ने तुरंत अभी ट्वीट किया है, वो ट्वीट पढ़ के अपने दर्शकों को मैं सुनाऊंगा। जैसे ही ये लिस्ट आई है, नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इस वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल कर बाहर आ रहा है और फिर लिखा #पाक प्रेमी अखिलेश। यानी पहले तो बीजेपी ने जहां लिस्ट, मैं रोकना चाहूंगी अनुभव आपको। सपा प्रवक्ता राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। राजीव जी स्वागत है आपका। आपकी लिस्ट आई 159 प्रत्याशी की, बवाल हो रहा है, सियासी घमासान मचा हुआ है और आरोप आप पर गंभीर बीजेपी लगा रही है। बीजेपी कौन होती है आरोप लगाने वाली? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 41% अपराधी सांसद, विधायक, मंत्री इनके पास है। एनसीआर भी क्या करे, कहते हैं कि अपराध इनकी संख्या में आगे हो गए हैं। हम लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं कि 100 टॉप क्रिमिनल्स का लिस्ट जारी करिए। सब इनके रिश्तेदार, इनके पार्टी वर्कर हैं, इसलिए लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो सूप चलनी कहाँ से? जिनका शीर्षक पर आपराधिक और मुकदमे वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनके टॉप 100 क्रिमिनल जिनके पार्टी के हैं। एडीआर कहती है, समाजवादी पार्टी ने एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल इनकी पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री हैं केंद्र के कैबिनेट में और प्रदेश के कैबिनेट में। इनको बोलने का कौन सा नैतिक अधिकार है भाई? मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे की बात करें, उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे की बात करें, इनसे पूछिए कि टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। राजीव जी देखिए सवाल नाहिद हसन को लेकर उठा रहे थे। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि नाहिद हसन को टिकट देने के बाद अब अपना एजेंडा साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। नहीं, वो तो जिस दिन से आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब जैसे इतने वरिष्ठ, इतने सीजन्ड और इतने जेंटलमैन को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे में लगा दिया, उसी दिन उसने एजेंडा अपना साफ कर दिया कि इनके जैसे लोगों का जगह नहीं है। जो अपराधी थे सब वही मंत्री बने हैं, जो अपराधी थे वही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो मेरे मन में आदरणीय लक्ष्मीकांत जी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत सम्मान और सहानुभूति है उनके लिए, क्योंकि ऐसे मतलब भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों वाले नेता थे जो अटल बिहारी वाजपेयी वाले थे। बेचारे उनको बताओ एमएलसी के लायक भी नहीं समझता है, कोई पद नहीं दे रहे हैं और बाहर से वो लोगों को लेकर बना रहे हैं। उनके साथ सहानुभूति है, उनके बारे में मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा। मैं बस फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी में सांसद, विधायक, मंत्री हो, किसी और के ऊपर उंगली उठाने का क्या हक है बताइए? और पाकिस्तान ये करते रहते हैं। इनका पाकिस्तान प्रेम तो जग जा ही रहे ना। 2005 में जाकर माथा टेका है, सबसे बड़े सेक्युलर बोला है, किताब लिखा है, बिन बुलाए जाकर बिरयानी खाया है। राजीव जी देखिए सवाल मेरा यही है कि जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो विकास के मुद्दे गौड़ होके पाकिस्तान, जिन्ना की एंट्री क्यों हो जाती है यूपी के चुनावों में? कौन पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री करते हैं? अखिलेश यादव ने कहा एक ही विश्वविद्यालय से दोनों लोग पढ़े थे, अटल बिहारी पटेल साहब और जिन्ना जी। एक ने राष्ट्र निर्माण में अपना सब कुछ दिया, फैसले जमीन से जुड़े फैसले लेते थे, एक दूसरा देश का निर्माण किया। ठीक वैसे जैसे एक ही देश में आजादी से पहले
आरएसएस वाले भी पैदा हुए थे और हम लोग भी पैदा हुए थे। आरएसएस वाले अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, उनकी मुखबिरी, उनसे माफी मांगना, उनसे पेंशन मांगना, उनकी दलाली करना। और हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। हम लोग जब गोली खा रहे थे, जेल जा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तो ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, ये माफी मांग रहे थे, ये पेंशन मांग रहे थे। तो ये तो उदाहरण दिया ना कि एक ही परिवार में से दो लोग कैसे हो जाते हैं। हमें सर में बड़ा घिनौना इतिहास है इन लोगों का। तो हमें आज भी शर्मिंदगी, हम तो नहीं बताएंगे कि हमारे बच्चों को क्या, हमारे देश को उन लोगों ने आजाद किया जो माफी मांगते थे और पेंशन मांगते थे। मैं तो ये बताऊंगा कि हमारे देश को आजाद गांधी ने कराया, नेहरू ने कराया, भगत सिंह ने कराया। ठीक है राजीव जी, देखिए इतिहास पर तो बहस होती रहेगी, लेकिन देखिए बीजेपी ने एक और आरोप लगाया। वो ये कह रही है कि आप टिकट देने के बाद आपका ये एजेंडा ये भी साफ हो गया है कि आप विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग तमाम शुरू से आदरणीय अखिलेश यादव जी, चाहे हम सारे लोग बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बहस करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप एनसीआरबी के आंकड़े की बात करिए, आप नीति आयोग की बात करिए। इनका एक आता है नफरती प्रवक्ता वहां से दिल्ली से जहाज से लखनऊ में जहर उगल कर चला जाता है दिल्ली। इन जब से चुनाव शुरू आया है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान शुरू, इतना पाकिस्तान प्यार तो पाकिस्तानियों को भी नहीं होगा जितना भाजपाइयों का है। जैसे मुसीबत में भगवान याद आते हैं, वैसे भाजपाइयों को मुसीबत में पाकिस्तान याद आता है, तो ये पाकिस्तान लेकर आ जाते हैं और ये हिंदू बोलते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या औकात है हिंदुस्तान के आगे? पाकिस्तान के 2 कौड़ी का देश, आप चीन के बारे में बात करने से डरते हो, चीन के बारे में क्यों नहीं बात करते? पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान को हमने तो 71 में 2 टुकड़े कर दिए थे, फिर जिस दिन आग दिखाएगा 2-4 टुकड़े और हो जाएंगे। चीन के बारे में बात करने से क्यों डरते हो भाई? चीन आपकी जमीन पर पुल बना लिया, आपके सीमा में घुस गया। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, पार्लियामेंट में 4 बार गुहार लगा चुके हैं, चीन घुस रहा है, इनकी औकात नहीं होती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ राजीव राय जी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बघेल जी एबीपी गंगा पर। देखिए जो लिस्ट सामने आई है उस पर इतना घमासान क्यों मचा है? राजीव राय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ये तो लिस्ट है हमारी, आप अपना चरित्र उजागर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पर आरोप लगा रहे हैं। उजागर है, संशोधन कर लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को पता है। ठीक है राजीव जी, जवाब ले लेते हैं। जी बघेल जी। प्राची जी, जिन लोगों का व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं है, उनका सार्वजनिक जीवन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। नेता होते हैं वो रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी होते हैं। उनके कपड़ों की नकल होती है, उनकी हेयर स्टाइल की नकल होती है, उनके चलने फिरने की नकल होती है। लोग उनको देखते हैं, देखते हैं। तो की आपराधिक सभी लोग टिकट पाते हैं। एक होता है राजनीतिक मुकदमे कायम होना और एक है नहीं, ये शांति मुकदमे नहीं है, राजनीतिक मुकदमे नहीं है, आपराधिक मुकदमे। ठीक है, आप नेताओं की छवि को लेकर बात कर रहे हैं। राजीव जी देखिए नेता की छवि को लेकर बात है, बात घूम फिर के नाहिद हसन के आसपास घूम रही है। अच्छा ये बताइए, इनकी सरकार की छवि क्या है कि जो 25,000 का इनामी क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा है और जेल में अपराधी का घर से गाड़ी से खाना जाता है? और इनकी छवि क्या है जो सरकारी रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा अपराधी इनके पास है? और व्यक्तिगत चरित्र की बात आएंगे तो फिर प्रोफेसर साहब को बड़ा महंगा पड़ जाएगा। व्यक्तिगत जिंदगी की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिगत जिंदगी इन्होंने मुलायम सिंह जी के चरणों से शुरू किया था, उनके आशीर्वाद से फले फूले हैं। तो फिर आप जिस व्यक्ति के आशीर्वाद से आगे बढ़े, आप व्यक्तिगत चरित्र की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, करके आया हूँ कि आपने मुख्यमंत्री को फोन करके बोला अपराधियों से नफरत, घृणा की हद तक नफरत करता हूँ कि जिसका 10 साल का पुलिस का बैकग्राउंड रहा हो, वो अपराधियों से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया है। वोट बैंक की तुष्टि करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं प्राची जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, रटे रटाए बोलते हैं। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं एडीआर की रिपोर्ट बोल रहा हूँ, मैं एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहा हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। आप तथ्यों पर बात करना हो तो मैं बहस में हूँ, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के साथ मेरा टाइम खराब करने का ठीक है राजीव जी। एसपी बघेल जी देखिए ये आरोप पाकिस्तान को लेकर भी लगा रहे थे, क्योंकि अब जिस तरीके से यूपी की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, उसके बाद राजीव जी आरोप लगा रहे थे कि आप ही लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, भाजपाइयों को ज्यादा प्यार है पाकिस्तान से। बघेल जी आवाज मिल रही है आपको?
चलिए संपर्क एसपी सिंह बघेल जी से हमारा टूट गया है और राजीव राय जी हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए चुनाव नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की 159 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है और इसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अब जुबानी जंग भी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और तुष्टीकरण का आरोप जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगा रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं यूपी के चुनाव में साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिताऊ कैंडिडेट्स अब मैदान में उतारे जा रहे हैं। अब 10 मार्च को ये जनता तय करेगी कि आखिर किसे वो अपना नेता चुन रही है, किसके सर पर जीत का सेहरा वो बांधने जा रही है। ट्विटर के जरिए भी देखिए वॉर शुरू हो चुका है, बीजेपी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया है और सवाल नाहिद हसन को लेकर उठाए गए हैं। नाहिद हसन को लेकर लगातार इस लिस्ट को लेकर सवाल खड़े कर रही है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी ने आज जो नई लिस्ट जारी की है उसमें यह साफ हो गया है कि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर आरएलडी और सपा गठबंधन की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन बिजनौर सीट को लेकर अब भी असमंजस बरकरार है कि इस सीट से सपा का प्रत्याशी लड़ेगा या आरएलडी का। पश्चिमी यूपी में भाजपा से निपटने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ तो मिला लिए, लेकिन बिजनौर की सदर विधानसभा सीट को लेकर दोनों दलों के दिल नहीं मिल पा रहे। बिजनौर सदर सीट आरएलडी के खाते में आई है, लेकिन सपा नेता रमेश तोमर भी इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। नीरज चौधरी जी, अब मुझे नहीं पता ये फैसला जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। हम सम्मान जयंत जी का भी करते हैं और दूसरे दल के जितने भी हमारे सहयोगी गठबंधन के नेतागण हैं, हम सम्मान सबका करते हैं। पर मेरी पार्टी के मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, जो उन्होंने मुझे आदेश किया है कि आप चुनाव की तैयारी करो और अपना नॉमिनेशन कराओ, तो उसकी तैयारी में कर रहा हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होगा उसको मैं पालन करूँगा। आरएलडी और सपा के बीच बिजनौर सदर सीट को लेकर जारी खींचतान के बीच आरएलडी के प्रत्याशी नीरज चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इलाके में उनका चुनाव प्रचार भी जारी है। राष्ट्रीय नेताओं का बैठक है, उन्होंने कहा है हमारा आपस में तय करेंगे, हम आप चुनाव लड़ेंगे। सपा अपने उम्मीदवार को लड़ा रही है, लोक दल अपने उम्मीदवार को लड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार पड़ती है। एक ही उम्मीदवार लड़ेगा। 403 विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन का एक ही उम्मीदवार लड़ेगा, ये आपको भरोसा है। आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ, आज अधिसूचना जारी हुई है, अभी 7 दिन नॉमिनेशन चलेगा, फिर विड्रॉल का टाइम आएगा, लेकिन ये आप भरोसा रखिए एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। बिजनौर सदर सीट पर एक तरफ आरएलडी प्रचार में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ सपा के रमेश तोमर ने भी सक्रियता बढ़ा दी है और 31 जनवरी नाम वापस लेने की तारीख है, लेकिन आरएलडी और सपा दोनों के नेता अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं हैं। बिजनौर से एबीपी गंगा के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। मिशन यूपी 2022 को जीतने के लिए तमाम पार्टियां हरताव पेच आजमा रही हैं। नेताओं के दल बदल के बीच सपा और भाजपा के बीच मानो सेंधमारी की होड़ लगी है। आज भाजपा ने सपा को बड़ा झटका दिया। अंबेडकर नगर के जलालपुर से सपा विधायक सुभाष राय ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की मौजूदगी में सुभाष राय भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सुभाष राय की घर वापसी हुई है। उन्होंने बताया कि सुभाष राय पहले युवा मोर्चा में रहे हैं। वहीं सुभाष राय ने कहा कि वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। सुभाष जी को पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे, युवा मोर्चा के अपने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ पदाधिकारी थे। पुनः बीजेपी में इनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है और जो कानून का राज है राज्य के अंदर, जिसके कारण राज्य के अंदर शांति है और एक राष्ट्रवाद और विकास की जो बयार चल रही है राज्य के अंदर, जो वातावरण निर्मित हो रहा है, ये सब देखते हुए सुभाष जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, वहाँ पे जमीनी कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ।